शुरू करते हैं। कल मैंने आपको पीएच के बारे में बताया था। शायद इस साल आपका या पिछले साल पीएच मैट्री भी था। आपको पीएच डिटरमाइन करना था, पीएच के बेस पे कॉन्सेंट्रेशन और बाकी सारी चीजों को करना था। हम कुछ चीजें देखेंगे अभी। एक रिलेशन देख रहे हैं हम। रिलेशन बिटवीन pH, pOH and pKW। तो हम सब जानते हैं कि फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वाटर KW इक्वल्स टू होता है concentration of H plus into concentration of OH minus equals to 10 raised to the power minus 14। इस इक्वेशन में हम माइनस लॉग ले लेंगे, ठीक है ना। लॉग लेंगे विथ माइनस साइन। टेकिंग माइनस लॉग इन इक्वेशन 1 हमको मिलेगा माइनस लॉग KW इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस इक्वल्स टू माइनस 14 लॉग 10। लॉग 10 1 होता है, हम जानते हैं, मैं बार बार स्पेसिफाई नहीं करूंगा, ठीक है। तो वी नो दैट माइनस लॉग H प्लस जो है ये हम लिखते हैं PH। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस लॉग OH बराबर में माइनस POH लिख सकता हूं। तो इस बेस पे हमको मिलेगा माइनस की जगह, माइनस लॉग की जगह P यूज कर लेंगे। PKW इक्वल्स टू PH प्लस POH। अच्छा, माइनस लिया है ना हमने, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा 40। ये आपका एक रिलेशनशिप है जो काफी काम आएगा आपके, ठीक। इसके अलावा मैं इक्वेशन 1 का यूज कर रहा हूं थोड़े और डेरिवेशंस के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये अलग चीज है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इक्वल्स टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इन ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है, और ऐसे में हम इनके कॉन्सेंट्रेशन को X मान सकते हैं। तो ऐसे में लिखा जा सकता है X इंटू X इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 14, X स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 14, X इक्वल्स टू अंडर रूट 10 पावर माइनस 14। So X equals to 10 raised to the power minus 7. That is X equals to H plus, concentration of H plus और concentration of OH minus equals to क्या हो जाएगा, कैसे सॉल्यूशन में, इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि if concentration of H plus is equal to 10 to the power minus 7 mole per liter, the solution is neutral। जबकि concentration of H plus अगर greater than 10 to the power minus 7 हो तो ये हो जाएगा acidic, और अगर concentration of H plus is less than 10 to the power minus 7 हो तो ये हो जाएगा basic। एक बात ध्यान रखना, concentration ज्यादा तब होगा
जब रेज टू द पावर नेगेटिव वैल्यू कम होगी। ये हो गया आपका एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में फंडामेंटल आइडिया। इसी बेस पे अगर हम देखें फॉर डिसोसिएशन ऑफ एसिड, हमने लिखा था Ka इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA। एक मिनट रुकेंगे। तो आवाज आ रही मेरी? क्योंकि कई बार आवाज गायब हो जाती है। आ रही आवाज मेरी? ठीक है। तो यहां हम माइनस लॉग के ए अगर करेंगे तो इसको हम पी के ए ले सकते हैं। ठीक है ना, माइनस लॉग के। दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1/के ए। तो याद रखिए के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पी के ए की वैल्यू उतनी कम होगी। सो पी के ए जस्ट अपोजिट होता है किसके? के ए के। और हम जानते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए के, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के ए के। तो यानी आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए नेट में पूछता है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हैविंग पी के ए इक्वल्स टू। तो वो पी के की वैल्यू अगर देता है, के ए की वैल्यू अगर देगा तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, लेकिन पी के की वैल्यू में होगा ये कि जिसकी वैल्यू कम वो ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। सिमिलरली for dissociation of base, for dissociation of base हम लिखते हैं Kb इक्वल्स टू B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH। यानी यहां भी हम पी के बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं माइनस लॉग के बी, या लॉग अगर लें तो 1/के बी। सो स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस जो होगा, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, के बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के बी के। अच्छा, थोड़ा ट्रिकी तरीके से अगर चले तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बी भी लिख सकते हो इसको, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के ए लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ में एक और चीज रखेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच, और यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। पीएच जितना ज्यादा होगा एसिड उतना वीक एसिड होगा, पीएच जितना कम होगा
एसिड उतना स्ट्रांग होगा। बेस के लिए पीएच ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पीएच कम तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है, ये तो हुआ आपके जनरल मिनरल एसिड्स के बारे में। क्योंकि ये पूरा टॉपिक आपका एसिड बेस से रिलेटेड है, अब हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का लेना देना। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, शायद नेटवर्क में कुछ एरर है। अब दिखाई तो देना चाहिए बेटा। दिख रहा है क्या? कुछ फर्क पड़ा? है ना, आवाज आ रही? हाँ, वो नेटवर्क में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। खैर, अब हम देखेंगे आपके बाकी एसिड्स में क्या फर्क पड़ता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो पीरियोडिक टेबल में आप पढ़ते हैं हाइड्रा एसिड्स के बारे में, यानी हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो ध्यान रखिए कि अगर हम हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ increases on moving left to right in periodic table। यानी अगर हम लिखें, सपोज करो लिथियम हाइड्राइड से शुरू करें, फिर बेरिलियम हाइड्राइड पे चलें, फिर इसके बाद BH3 पे चलें, फिर इसके बाद CH4, NH3, H2O, देन HF, एक सीरीज हो गई हमारी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपको क्या होगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। बेसिकली आपको सिर्फ यहां तक ही देखना होता है, वो भी सिर्फ यहां तक, बल्कि मैं कहूंगा अमोनिया के आगे का। तो अमोनिया बेसिक है, वाटर न्यूट्रल है, HF एसिडिक है। अब अगर हम बात करें तो अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ बता देने पे बेसिक मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। जस्ट अपोजिट कर देंगे, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। हम एसिडिक की बात करेंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन के हाइड्राइड्स या वाटर के बारे में, यानी ऑक्सीजन ग्रुप के हाइड्राइड के बारे में बात करें तो भी ये बात सही है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता जाता है। अब यहां एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ता है? रीजन पता होना चाहिए। कुछ पूछना है किसी को? अच्छा, नेटवर्क के कारण दिक्कत जाती ही है। तो अगर हम यहां देखें कि रीजन क्या है, अक्सर लोगों को लगता है कि HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर ऐसा है नहीं, HI सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों है? देखिए, जैसे जैसे हम ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सेंट्रल एटम का एटॉमिक साइज क्या होता जा रहा है? बड़ा होता जा रहा है। हाइड्रोजन के साथ बने बॉन्ड की लेंथ भी उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, और ऐसे में हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता जाएगा, यानी कि बॉन्ड का टूटना इजी हो जाएगा। तो हाइड्रोजन H+ के रूप में इजीली यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना?
तो यहां हम लिख सकते हैं ऑन मूविंग डाउन इन ग्रुप atomic size of halogen atoms increases which due to which XH bond length increases, which decreases bond strength. Hence, leaving as H plus for hydrogen atom becomes easier. ठीक है, तो ये तो आपका इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में फंडामेंटल आइडिया है। मैं आपको कुछ ऑक्सी एसिड्स और उनके स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, बिकॉज स्ट्रक्चर के बारे में भी आपका इसमें है सिलेबस में। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ, तो दो तीन देख लेते हैं। जो मेरे को याद है वो मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा आपके बुक में स्पेसिफाई नहीं है, पर क्वेश्चन आता है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर, पहले इन दो के बारे में देख लें। ऑक्सो एसिड्स का मतलब होता है एसिड्स विच कंटेन ऑक्सीजन, है ना। एसिड मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ऑक्सीजन इन दैम आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड्स। सो ऑक्सो एसिड्स में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बनाने में। नंबर वन, सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो चार चीजों से जुड़ सकता है। चार चीजों में एक मिनिमम वन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होना चाहिए और मिनिमम वन OH ग्रुप होना चाहिए। तो हमने दो जगह घेर दी, ठीक। चलिए हम फास्फोरस का देखते हैं और उससे रिलेट करते हुए हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आप चाहें तो इसके लिए आप 12th की बुक रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत बढ़िया उसमें भी मिल जाएगा। तो MSc में आपको ढेर सारी बुक्स देखनी पड़ती हैं, कुछ आगे की कुछ पीछे की, सब देखते रहिए। पहला है हमारा फास्फोरिक एसिड, दैट इज H3PO3। स्ट्रक्चर वाइज फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH OH OH, और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। टेट्राहेड्रल जैसा दिखना चाहिए, प्लस जैसा नहीं दिखे। बेसिसिटी लिख सकते हैं आप, इसकी बेसिसिटी कितनी है, कितने OH ग्रुप हैं, 3। मैंने कल आपको कहा था कि एक फार्मूला दिया और मैंने कहा आप आइडेंटिफाई कीजिए कितना प्रोटॉन देगा। कोई भी ऑक्सो एसिड सिर्फ उतने प्रोटॉन दे सकता है जितने OH ग्रुप उसके स्ट्रक्चर में होंगे। यहां 3 हाइड्रोजन है, 3 OH है, तीनों दे सकता है, इसलिए बेसिसिटी कितनी होगी, 3। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये बन जाएगा फास्फोरस एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा H3PO3।
अब इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन तो 3 है, पर OH ग्रुप कितना है? 2 है। तो ये सिर्फ 2 प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन जब इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तभी H+ के रूप में ये निकल पाएगा। तो बेसिसिटी 2 हो गई। इसमें एक ऑक्सीजन आप ऐड कर दीजिए तो ये बदल जाएगा परऑक्सो मोनोफास्फोरिक एसिड। फॉर्मूला H3PO5। आप इस फास्फोरस एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए तो ये बदल, अच्छा, ये फास्फोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, इसको ज्यादा प्रिसाइजली हम ऑर्थोफास्फोरिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बदल जाएगा मेटाफास्फोरिक एसिड में। HPO3। कई बार यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। टेक 2 मॉलिक्यूल्स और उसमें से वाटर माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा पायरो फास्फोरिक एसिड। फार्मूला डबल करके 3 का 6 हो जाएगा, 6 में से 2 कम हो जाएगा तो H4P2O8 की जगह O7। तो ये 2 फास्फोरस रखना है, दोनों में पहला काम डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बनाना है, एक एक OH ग्रुप जोड़ देना है। अब आपके पास 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो एक एक और OH जोड़ सकते हैं अपन, और एक ऑक्सीजन कॉमन हो जाएगा। अब देखो इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 1। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 4। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम देखेंगे सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। सल्फर, सल्फर का सबसे कॉमन एसिड हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक कॉमन एसिड पकड़ लीजिए H2SO4। ट्रेंड सेम रहेगा कि डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन होना मैंडेटरी है, एक OH का होना मैंडेटरी है, एक और OH हो सकता है, एक डबल बॉन्ड O। ये हो गया। बेसिसिटी 2। एक ऑक्सीजन कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 OH ग्रुप। एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5। इसमें एक सल्फर ऐड कर दीजिए तो ये बदल जाएगा
थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, वाटर घटाइए, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O7, इसको हम ओलियम भी कहते हैं। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा परऑक्सोसल्फ्यूरस सल्फ्यूरिक एसिड। परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड एक्चुअल में। तो ये हो जाएगा H2S2O8। इसी को मार्शल एसिड के नाम से भी कभी कभी जानते हैं। ये हो गया ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब आते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। याद रखिए ये चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड है ऑल द एसिड्स एंड बेसिस यू नो। ठीक है, तो सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं, नेट में काम आ जाएगा। मिटा दो, ठीक है। अभी एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर बेस के बारे में भी पढ़ना है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो हैलोजन चार टाइप के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। नेम, फॉर्मूला, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहला है आपका हाइपोहैलस एसिड, HXO। सेकंड है हैलस एसिड, HXO2। थर्ड है हैलिक एसिड, HXO3। फोर्थ है परहैलिक एसिड, HXO4। यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख दूं तो यहां हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1, 3, 5, 7। फ्लोरीन इनमें से कुछ नहीं बनाता। क्लोरीन सब बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ब्रोमीन और आयोडीन भी बनाते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है कि इनका सेकेंड एसिड अभी तक नोन नहीं है। ठीक है, बाकी सब पता है हमको। HbRO3, HiO3, HbRO4, HiO। तो ये तो टाइप ऑफ एसिड हो गया। आते हैं इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर।
इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को दो टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर वन, एसिड्स ऑफ सेम हैलोजन, एक ही हैलोजन के डिफरेंट एसिड्स के बारे में बात करें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है increases with increase in oxidation number of halogen atom। जैसे जैसे हैलोजन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा या उसके फार्मूले में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। पहला। दूसरा, acids of different halogen atom, halogen with same oxidation number, यानी एक लाइन का ले सकते हैं अपन, जैसे इसको ले लिया, जैसे इसको ले लिया या इसको ले लिया। तो यहां क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ decreases on moving down in group because their electronegativities या electronegativity decreases। जैसे HClO, HbRO और HIO की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे भी कम है। ये आपका हो गया लगभग सभी एसिड्स के बारे में जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड वगैरह भी आप फास्फोरस के साथ रिलेट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को छोड़ के। ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में अलग से है और वो खूब लंबा डिस्कशन है। इसके बाद आते हैं बेस के बारे में। बेस के बारे में थोड़ा सा जान ले हम। बोर तो नहीं हो रहे हो ना, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है। अब हम आते हैं बेस के बारे में जानने में। तो सबसे पहले जानेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। फर्स्ट, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ alkali metals and alkaline earth metals। तो यहां क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ increases on moving down
इन द ग्रुप। इनके ग्रुप्स में अगर हम ऊपर से नीचे चलें तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बॉन्ड लेंथ, सेम रीजन जो HI वाले में था वही होगा। बॉन्ड लेंथ बिटवीन MOH इंक्रीजेस, और बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी। तो LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH वगैरह जो है आप देखेंगे तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड वगैरह बढ़ते जाएगा। सेकेंड चीज, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, है ना। आप देखो कि अगर मैं NaOH लूं और इसके बाद MgOH ट्वाइस ले लूं और इसके बाद मेरे को सीधा मिलेगा गैलियम OH थ्राइस, ठीक है। मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, एल्यूमिनियम OH थ्राइस, फिर SiOH4, बस इतना ही मिलेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। एक्चुअल में ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है, ये न्यूट्रल है, और ये स्लाइटली क्या हो जाता है? एसिडिक साइड चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बेस में क्या चेंजेस आते हैं। बेस में पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग बेस है ग्रुप 15 के हाइड्रोइड्स, दैट इज अमोनिया ग्रुप, ठीक है ना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, लास्ट टॉपिक उसको डील कर देता हूं मैं। नाउ थर्ड पॉइंट इसमें है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो यहां क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ increases on moving down in the group। बिल्कुल सेम रीजन है जिस रीजन से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है किसमें? HI वगैरह में। आप देखो अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्मथीन, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? नाइट्रोजन छोटे साइज का है, फॉस्फीन फास्फोरस बड़ा, आर्सेनिक और बड़ा और बड़ा। तो हाइड्रोजन के साथ बनने वाले बॉन्ड्स जो हैं वो क्या होते जाएंगे इनके? अच्छा, ये रेड्यूसिंग नेचर है। बेसिक स्ट्रेंथ, एक मिनट रुकिए, सॉरी, मैंने रेड्यूसिंग नेचर और बेसिक स्ट्रेंथ मिक्स कर दिया।
यहां एक बढ़िया रीजन है। ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ decreases on moving down in the group। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले समझें कि इन सब के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मेरा ख्याल है वीएससीपीआर थ्योरी थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है और हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी भी बढ़नी चाहिए। पर कीप इट इन माइंड कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस सब सेल का है। अगर वो पी सब सेल का है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि साइज बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बट ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वैलेंस सेल के एस ऑर्बिटल का है और यहां एक इफेक्ट पाया जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सो ड्यू टू inert pair effect, tendency to lose lone pair of electrons decreases, which in turn decreases the basic strength। तो ये तो हो गया आज के लिए। सिर्फ एक मैं जानना चाहता हूं, आप लोग एक छोटा छोटा सा नोट ग्रुप में मेरे को भेजिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कितना जानते हैं आप इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में? प्योरली इनर्ट पेयर इफेक्ट बताना है, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। ठीक, थैंक यू।